नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल आपके 63 प्रश्न होने वाले हैं और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जयदयाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की मैं बात करूं तो जयदयाल और मेहराब खां ने आपके कोटा के जो क्रांति हुई थी उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ी सी मैं बात करूं, उस समय कोटा का शासक कौन था? क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? और आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए राम सिंह द्वितीय। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? अगर मैं आपसे राइट आंसर की बात करूं तो मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र अपने कोटा में मारे गए थे। मेजर बर्टन कौन था? ये कोटा का पीए था। कौन था? कोटा का पीए। और इसके साथ साथ में 2 पुत्रों को भी मार दिया था। कोटा में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोटा में क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था, यानी कि जनता के द्वारा विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? कोटा में। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन दोनों की हत्या हुई थी। कहाँ पर? कोटा में। और कोटा की राजकीय जो वहाँ की जनता है उन्होंने इनका क्या कर दिया था? मार दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अगर मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और आपको तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो मैं आपसे राइट आंसर की मैं बात करूं, कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने? तो मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स ने, रॉबर्ट्स हैं यहाँ पर, रॉबर्ट्स ने कोटा में क्रांतिकारियों का क्या किया था? दमन किया था। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वरोही सेना अजमेर भेजी थी? यह जोधपुर का पीए था। कौन? मैक मौसन। उसी के कहने पर जोधपुर के शासक ने, तख्त सिंह था जोधपुर का शासक, उसने अपनी सेना जो है वो कहाँ पर भेजी थी? अजमेर भेजी थी। चलिए, अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से कौन सा था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी आपके आसोपा में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की, तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जो जोधपुर के संयुक्त सेना और अंग्रेजों को क्या किया था? पराजित किया था। 2 युद्ध में आपको बता देता हूं। पहला है आपके बिठौड़ा का युद्ध जो कि हुआ था 8 सितंबर 1857 को। दूसरा युद्ध है आपका चेलावास का युद्ध जो कि 18 सितंबर को हुआ था। ठीक है, इन दोनों युद्धों में जोधपुर की सेना क्या हो गई थी? परास्त हो गई थी। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जोधपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन मारा गया। अब हम बात करते हैं चेलावास के युद्ध की, और मैंने अभी आपको बताया चेलावास का युद्ध कब हुआ था। 18 सितंबर 1857 को क्या हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था। अगर मैं बात करूं, इसी युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं, इसी युद्ध को हम काले व गोरों का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, काले व गोरों का युद्ध कहते हैं। और इसी युद्ध में मैक मॉसन क्या हो गया था, मारा गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, कुशाल सिंह की राजकीय पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। अगर मैं आपसे राइट आंसर की मैं बात करूं, तो कुशाल सिंह की पराजय के बाद में 24 जनवरी 1858 को किसने आउवा पर आक्रमण किया था, और वहां पर क्या कर लिया था, ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं। प्रश्न ध्यान से देखना। स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अगर मैं आपसे बात करूं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था कहां पर, उदयपुर में। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। अब प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को स्थान व ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। अगर मैं उस स्थान की बात करूं, तो आपके बिठोड़ा का युद्ध होगा। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। और उस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। ठीक है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई। तो अगर मैं राइट आंसर की आपसे बात करूं, तो जयपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। कब की गई, 1931 में की गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रख लो कि जयपुर जो प्रजामंडल है वह अपने भारत छोड़ो आंदोलन में उसने भाग नहीं लिया था। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो 1938 की मैं आपसे बात करूं, तो उस समय आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष होंगे कौन, जमनालाल बजाज। कौन होंगे, जमनालाल बजाज। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। और मैंने अभी आपको बताया किस प्रजामंडल ने, तो जयपुर प्रजामंडल ने। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई किसके द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, आपकी मैं बात करूं नैनूराम शर्मा की। किसकी बात करूं, नैनूराम शर्मा की। तो इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी मांगरोल में कोटा राज्य प्रजामंडल की। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे। तो तनसुखलाल मित्तल की आपसे बात करूं, तो आपके कोटा राज्य प्रजामंडल के क्या थे, नेता थे। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, अब ध्यान से देखो। प्रश्न क्या है आपका, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। ये थोड़ा आपके लिए नहीं है, व्याख्याता के लिए प्रश्न है, फिर भी आपको आंसर ध्यान रख लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। इसको आप याद मत करना, आपके लेवल का प्रश्न नहीं है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। सीताराम साधु का, ठीक है, सीताराम साधु, यहाँ पर साधु सीताराम है का किस आंदोलन से संबंध है। तो आपके साधु सीताराम की मैं आपसे बात करूं, तो उनका संबंध है बिजोलिया कर्षक आंदोलन से, क्योंकि इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, बिजोलिया में हुआ था। और बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है, अपने तो भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं। अब प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है 1917 में किसने बिजोलिया किसान
पंचायत का आयोजन किया था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं बिजोलिया किसान पंचायत की, तो उसका जो है आयोजन किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस संगठन का संबंध किससे था, और आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए बिजोलिया से। किससे? बिजोलिया से। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना कि नीमू चना कांड में समय अलवर का शासक कौन था? नीमू चना कांड जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है अपने कौन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की संख्या भी दी गई है। तो अगर मैं आपसे राइट आंसर की बात करूं तो महाराजा जयसिंह इस समय क्या थे? आपके अलवर के शासक थे। और आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, अगर मैं ये बात करूं आपसे कि नीमू चना जो कांड था वो कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए इसमें 14 मई 1925 को आपके हुआ था। कौन सा कांड? नीमू चना कांड। ठीक है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना कि नीमू चना हादसा अलवर कब हुआ था, और मैंने अभी आपको बताया 14 मई 1925 को आपके हुआ था। कौन? नीमू चना हादसा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य में दुगनी विभत्स यानी कि दोहरी डायरशाही कांड या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, किसकी? अपने नीमू चना हत्याकांड की, तो नीमू चना हत्याकांड आपके मई 1925 गांधी जी ने इसको क्या बताया था? आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा कांड बताया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो आपके माधो सिंह और गोविंद सिंह की मैं आपसे बात करूं तो इनका संबंध था आपके कौन से किसान आंदोलन से? तो आपके राइट आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन से। ठीक है। कौन सा? अलवर किसान आंदोलन से। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सूफी संत जो हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो आपके सूफी संत की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी दरगाह स्थित है आपके गागरोन के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? गागरोन के दुर्ग में। और ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा झालावाड़ जिले में। कहाँ पर? झालावाड़ जिले में स्थित है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है? तो आपके ये जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्गों की श्रेणी में? जल दुर्गों की आपके श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस किले में अवस्थित है? तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा आपके गागरोन के दुर्ग में उपस्थित है। कौन से दुर्ग में? गागरोन के दुर्ग में। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जल दुर्ग कहा जाता है या फिर जल दुर्ग कौन सा है? तो इनमें से मैं राइट आंसर की मैं बात करूं कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ जिले में एक दुर्ग स्थित है। उस दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। क्या नाम है? गागरोन दुर्ग। उस दुर्ग वह दुर्ग आता है आपके जल दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उनका नाम जो मुस्तफाबाद कर रखा? ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी, किसकी बात करूंगा मैं आपसे? गागरोन के किले की। वहां पर किसने? मोहम्मद खिलजी प्रथम ने क्या किया था? एक कोट का निर्माण किया था और उसका नाम किया था आपके मुस्तफाबाद। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न, गागरोन किला स्थित है। तो गागरोन के किले की मैं आपसे बात करूं तो अपने कहाँ पर? झालावाड़ जिले में स्थित है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी, यहाँ पर थी है, तो जूनागढ़ के किले की नींव किसने रखी थी? और आपका इसमें राइट आंसर होगा राव बीकानेर। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं जूनागढ़ किले की, तो ये कौन से ज़िले में स्थित हैं? आपके बीकानेर में स्थित हैं, और इस किले की नींव आपके राव बीकानेर रखी थी। ठीक है। अगर थोड़ी सी मैं आपसे और बात करूं, तो ये किला जो है वो आपके लाल पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से? लाल पत्थरों से निर्मित हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बीका की टेकरी। क्या कहते हैं? बीका की टेकरी इसको हम कहते हैं। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है आपका, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो बीकानेर के जूनागढ़ जो किले का निर्माण करवाया था आपके किसने? राजा राय सिंह ने। किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने करवाया था। अगर मैं थोड़ी सी इसकी बात करूं आपसे कि बीकानेर जो जूनागढ़ किला है उसकी नींव तो रखी थी राव बीका ने, और इसका जो निर्माण है वो करवाया था आपके राजा राय सिंह ने। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी बात करूं, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में निर्मित है ये कौन सा किला? जूनागढ़ किला बहुत ही भव्य है। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, जूनागढ़ किला स्थित है, तो जूनागढ़ किले की आपसे मैं बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके बीकानेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर ज़िले में स्थित है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न को। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन, यहाँ पर क्या है? सुखीरों के मूर्तियाँ स्थित हैं। तो आप लोगों से मैं बात करूँ जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर, तो जेमल और फत्ता, जेमल और फत्ता की क्या है? मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जूनागढ़ किले की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनका पुराना नाम है चिंतामणि। क्या हो जाएगा आपके? चिंतामणि हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ज़मीन का जेवर। जूनागढ़ किले को हम क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर भी किसी को कहते हैं जूनागढ़ किले को। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है कि तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आपके दरवाज़ा कौन सा होगा? रामपोल दरवाजे के पास में स्थित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है, ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो आपके 1535 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर है हरिणी महादेव मंदिर, कहाँ पर स्थित हैं? तो हरिणी महादेव की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका मंदिर स्थित है आपके कहाँ पर? भीलवाड़ा ज़िले में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में जी स्थित है, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी, जिनको हम डिग्गी का मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो आपके डिग्गी के मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? और आपका इसमें राइट आंसर होगा राजा दिगुम ने। किसने? राजा दिगुम ने। और आपका मैं आपसे बात करूं कब? तो आपके 1584 में करवाया था। यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न को। फल बाँचते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। तो फल बाँचते समय अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो कौन सा यंत्र रावण हत्था बजाया जाता है? और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। रावण हत्था बनाया जाता है, तो रावण हत्था जो आपके किससे बनाया जाता है? नारियल से। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा ताना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो इस प्रकार निर्माण होता है कौन से वाद्य यंत्र का? आपके रावण हत्था का।
ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो आपसे राइट आंसर की मैं बात करूं नागफनी की, तो नागफनी आपके तत्ववाद यंत्र नहीं है। अगर तत्ववाद यंत्र नहीं है तो कौन सा है? आपके सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आपका, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? और आप लोगों से मैं राइट आंसर की बात करूं तो पर्वतसर का मेला आपके तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। राजस्थान के लोकप्रिय देवता की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनको हम अपने धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? धोलिया वीर के नाम से इनको जानते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं काला व बाला का धनी, और इन्हीं को हम कहते हैं कृषि उपकारक देवता। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? और आप लोगों से मैं राइट आंसर की मैं बात करूं तो आपके पनेर जो है उनका ननिहाल नहीं है भाई। पनेर तो उनका क्या है? आपके पनेर हैं उनका ससुराल। क्या है? पनेर उनका ससुराल है। और उनकी पत्नी का नाम क्या होगा? आपके पत्नी का नाम होगा पेमल दे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में स्थित है? अगर मैं पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके नागौर जिले में स्थित है। अगर नए जिले के आप लोगों से मैं बात करूं तो आपके डीडवाना कुचामन में स्थित है। ठीक है, डीडवाना कुचामन में स्थित है। स्थान की मैं आपसे बात करूं तो आपके पर्वतसर होगा। कौन सा स्थान होगा? पर्वतसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर नागौर नहीं दे तो आपके डीडवाना कुचामन। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। प्रश्न है आपका, कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं रामदेव जी की माता जी की, तो रामदेव जी की माता जी का नाम था मैणादे, और इनके पिता का नाम था क्या? इनके पिता का नाम हो जाएगा आपके अजमल सिंह तंवर। क्या हो जाएगा? अजमल सिंह तंवर इनके पिता का नाम हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं? और आप लोगों से मैं राइट आंसर की बात करूं रामदेव जी की, तो राजा अजमल आपके रामदेव जी के पिता हैं, और आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? अगर मैं राइट आंसर की आप लोगों से मैं बात करूं रामदेव जी की, तो रामदेव जी के जो मेला है उसको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। किसको? रामदेव जी के मेले को। ठीक है, अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था आपके कहाँ पर? उड़ू कश्मीर। कहाँ पर? उड़ू कश्मीर, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? आपके बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, अगर मैं मेले की आप लोगों से मैं इसके मेले की बात करूं तो इनका मेला लगता है भाद्रपद। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है, और आपके कल इनका मेला निकल चुका है। ठीक है, कल इनका मेला था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न है राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपके नेतल का जो भरतार है आपके रामदेव जी से संबंधित है। तो अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं नेतल कौन थी, तो रामदेव जी की पत्नी थी, अपंग थी, ये अपंग थी। अगर मैं बात करूं नेतल की, तो नेतल जो है आपके अमरकोट की राजकुमारी थी। कहाँ की? अमरकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ की राजकुमारी थी। और इनके पिता की अगर मैं बात करूं तो दलजी जो सोडा है उनकी पुत्री थी। कौन? पेमल नेतल दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि उपस्थित है। अगर मैं राइट आंसर की मैं आप लोगों से मैं बात करूं, रामदेव जी की समाधि आपके जैसलमेर ज़िले में स्थित है, और पोखरण तहसील में आपके रामदेवरा में स्थित है। कहाँ पर? रामदेवरा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देख लेना। जयपुर में
तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में आप लोगों से मैं बात करूं तो सावन के महीने में, सावन की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके सावन में शुक्ल तृतीया को, कब? शुक्ल तृतीया को आपके तीज की सवारी निकाली जाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना। बड़ी तीज, बड़ी तीज को हम किन किन नामों से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं बूढ़ी तीज, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं सतवा तीज। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सूतड़ी तीज। क्या कहते हैं? इसी को हम सातुड़ी, सातुड़ी तीज भी इसी को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? कजड़ी तीज। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं कजड़ी तीज की या फिर बड़ी तीज की, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी जिले की प्रसिद्ध हैं। और इनका जो मनाई जाती है कब? आपके मनाई जाती हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती हैं? कब मनाई जाती है? आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने पहले गलत बताया था, आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देख लेना। उम्मेद शाही सभी जानते हैं, जो उदय शाही होगी, अमर शाही होगी, खंजर शाही होगी, विजय शाही होगी या फिर शाहजहां शाही होगी, ये सब क्या हैं? ये सब अपने राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ क्या होगी? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ होगी। और आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। चीर पटोरी क्या है? तो चीर पटोरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है एक साड़ी का प्रकार। क्या है? साड़ी का प्रकार है। और आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न को। बगल बांडी, बगल बंडी सब जानते हैं क्या है? नहीं जानते तो आप ध्यान से देख लो। बगल बंडी है आपके पुरुषों का ऊपर का वस्त्र। क्या है? पुरुषों का ऊपर का वस्त्र है क्या? बगल बंडी। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है यहाँ पर खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो खुंगाली आभूषण की अगर मैं आपसे बात करूं तो खुंगाली जो आभूषण है आपके गले में पहना जाता है। कहाँ पर? गला में पहना जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं कान में, तो आपके जो हैं कौन सा आभूषण? सुरलीला। कौन सा आभूषण? सुरलीला आभूषण है। वो कहाँ पर पहना जाता है? आपके कान में पहना जाता है। आप बोलोगे सर इसको कैसे याद रखें? तो सुर का मतलब होता है अच्छी ध्वनि। तो ध्वनि आपको किससे सुनाई देती है? कान से। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। यहाँ पर बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? तो बुलाक आभूषण की मैं बात करूं तो बुलाक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों द्वारा नाक में। आप बोलोगे सर इसको भी कैसे याद करें? तो आप जैसे किसी को बुलाकर ले आए, किसी को बुलाकर ले आए तो आप पत्नी इतना डांटेगी कि आपके नाक में दम कर देगी। ठीक है, तो बुलाक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न को। आभूषण समूह सही नहीं है। आभूषण समूह की मैं आपसे बात करूं यानी कि एक सटीक जो है, इनमें ऑप्शन कौन सा नहीं है? तो आपके राइट आंसर होगा तीसरी, कंगन, नौगरी, गजरा और नेवरी। ये क्या नहीं है? सटीक नहीं है। और आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं बेसर और भंवर कड़ी की, तो महिलाओं द्वारा ये कहाँ पर पहना जाता है? और आपके नाक में पहना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और तीसरा ऑप्शन आप लोग ध्यान में रखोगे। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, आज का आखिरी प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? हांसली की मैं अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के कौन से भाग में? आपके गर्दन में। अब आप बोलोगे सर इसको भी कैसे याद करें?
तो हंसली का मतलब होता है, मान लो आपके चल रही है भैया बहुत ही ज़ोर से हंसी। हंसी कहाँ से चलती है? आपके गर्दन से चलती है। आपके गले से आवाज़ आएगी तभी तो हंसी चलेगी। तो गर्दन में पहनी जाती है कौन सी? हंसली। ठीक है, तो आज के ये थे आपके टोटल 63 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना मत करना, आपकी मर्जी है। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।